नमस्कार, मैं हूं ए.के. अरुण और आप देख रहे हैं मेरा कार्यक्रम देश का स्वास्थ्य मेरे साथ। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में मैं एक नए विषय की बात करूंगा। नया विषय यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलाइजेशन की जो बात चल रही है, अभी लाल किले की प्राचीर से जो हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की, आज मैं उसकी बात करूंगा। जाहिर है कि आपके जीवन से, आपकी सेहत से और आपके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है और बहुत गंभीर मामला है। सुनने में, देखने में लगता है कि बहुत आकर्षक है। आपके पास एक हेल्थ कार्ड होगा, डिजिटल कार्ड, और आप उस कार्ड में अपनी सारी स्वास्थ्य की जानकारियां दर्ज कराकर अपने चिकित्सक से अपने अस्पताल में मिलेंगे। आपको मोटी मोटी फाइल लेकर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, ये इतना सरल नहीं है। डिजिटलाइजेशन की जो पूरी प्रक्रिया है, पहले तो हम इसको समझें। इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि डिजिटलाइजेशन का ये पूरा मामला कोई नया नहीं है। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को डिजिटल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उनको कंप्यूटर मैन ऑफ इंडिया या पायोनियर ऑफ डिजिटल इंडिया के नाम से नवाजा जाता है। आप कल्पना कीजिए, 1984 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे, तो उसके तुरंत बाद यानी कि 1985 में उन्होंने घोषणा की थी कि भारत को डिजिटलाइज करेंगे, हिंदुस्तान के सारी सेवाओं को कंप्यूटराइज करेंगे, और कंप्यूटराइजेशन की पूरी प्रक्रिया उसी दौर में शुरू हुई थी। उसी दौर में आप याद कीजिए कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि आधार नंबर की भी संकल्पना थी। आप याद कीजिए सैम पित्रोदा को। सैम पित्रोदा उनके खास करके तकनीकी सलाहकार थे, और उनकी मदद से राजीव गांधी ने लगभग शिक्षा के क्षेत्र में और सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर को लॉन्च किया था। और कंप्यूटराइजेशन की उस पूरी प्रक्रिया से काफ़ी फ़ायदा हुआ और काफ़ी नुकसान भी हुआ। यानी कि जो ट्रेडिशनल लोग थे, ट्रेडिशनल काम करने वाले लोग थे, उनको दिक्कत हुई, चूँकि कंप्यूटराइजेशन के वो बहुत अभ्यास नहीं था उनको, और उसके लिए वो तैयार भी नहीं थे। धीरे धीरे लगभग हर क्षेत्र में कंप्यूटराइजेशन की वजह से लोगों को ट्रेनिंग लेनी पड़ी, और धीरे धीरे कंप्यूटर ने उनके काम में बदलाव लाया। उसके बाद शुरू में तो इसकी बहुत आलोचना भी होती थी, लेकिन जो मौजूदा एनडीए सरकार है, इसने जब डिजिटलाइजेशन की बात की तो उनका कहना है कि ये सब कुछ पिछले 2-3 वर्षों से शुरू हुआ है। ऐसा नहीं है। यह मामला करीब 1985 से अभी तक का मामला, यानी कि 2-2.5 दशक पुराना मामला है। बहरहाल, स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलाइजेशन से पहले मैं ये आपको बताता रहा हूँ कि सबके लिए स्वास्थ्य की जो पूरी संकल्पना थी, उस संकल्पना को लगभग एक तरह से अब वो चर्चा में ही नहीं है। हेल्थ फॉर ऑल की बात करते थे, वो अब चर्चा में ही नहीं है। डिजिटलाइजेशन से क्या होगा? डिजिटलाइजेशन से आपके मेडिकल संबंधी सारे डेटा एक कार्ड में, एक चिप में आ जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य की सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। ये कैसे सुनिश्चित हो सकता है? गांव का एक सामान्य व्यक्ति अगर अपने जेब में डिजिटल हेल्थ कार्ड लेकर चलेगा, तो सूचना तो उसके साथ चलेगी, लेकिन उसको एक हाईली स्किल्ड, हाईली ट्रेंड डॉक्टर्स की सेवाएं मिल जाएंगी। ये कैसे सुनिश्चित हो सकता है? दोस्तों, ये तभी सुनिश्चित हो सकता है जब हमारे यहाँ ट्रेंड डॉक्टर्स का जाल गांव-गांव तक बिछाया जा सके। आप याद करिए कि कुछ वर्ष पहले तक ये बहस थी कि चिकित्सक गांव में नहीं जाना चाहते, वो शहर में रहना चाहते हैं, और हिंदुस्तान की 60 से 70% आबादी गांव में रहती है। तो जाहिर है कि स्वास्थ्य के लिए गांव के लोगों को शहर में आना पड़ता है। अब ऐसे में हम कैसे उम्मीद करें कि गांव में रहने वाला एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य मजदूर, एक सामान्य किसान, एक सामान्य व्यापारी शहर आने का खर्च उठाएगा, फिर यहाँ आकर अति आधुनिक अस्पताल का खर्च उठाएगा? ये कैसे हो सकता है? जाहिर है ये नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से डिजिटल हेल्थ की जो पूरी संकल्पना है, वो तब कामयाब नहीं हो सकती। वो इसलिए कामयाब नहीं हो सकती कि हर व्यक्ति अगर स्वास्थ्य के लिए इजीली एसेसिबल नहीं है, स्वास्थ्य उसको आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो डिजिटल कार्ड का उसके लिए क्या काम? बहरहाल, आप इसको दूसरे तरीके से देखिए। डिजिटलाइजेशन की जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें पिछले एक वर्षों में बहुत तेजी आई है। आप याद कीजिए, नहीं तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि वर्ष 2019 में
संभवतः 18 और 19 नवंबर को बिल गेट्स हिंदुस्तान में थे। उनकी मुलाकात यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री से होती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से उनकी मुलाकात के बाद नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की बात एक तरह से चर्चा में आती है। हालांकि चर्चा में बहुत पहले से है, लेकिन एक मुकम्मल चर्चा में वो बात आती है। 19 तारीख को उनकी मुलाकात नीति आयोग के उपाध्यक्ष से होती है और नीति आयोग बाद में एक डॉक्यूमेंट जारी करता है। उस डॉक्यूमेंट में काफ़ी 250 से भी ज़्यादा पेज का वो डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट में नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट की बात आती है। अब मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ, पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार यानी कि मोदी जी की सरकार आयुष्मान योजना चला रही है। यह एक तरह की इंश्योरेंस वाली योजना है, यानी कि व्यक्ति कुछ खास शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्ति इस योजना का लाभ लेते हैं और उनका इलाज इंश्योरेंस के तहत किसी भी अस्पताल में हो जाता है, अगर उनके पास वो आयुष्मान कार्ड है या आयुष्मान योजना के वो हकदार हैं। उसकी शर्तें हैं, इसलिए लगभग 100% लोग इसके बेनिफिशरी नहीं हैं, यानी कि पूरी तरह से हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति को ये योजना उपलब्ध नहीं है। ये सिर्फ बीपीएल कार्ड वालों के लिए योजना है और जिनके पास कार्ड है उनके लिए योजना है। ऐसे में अब जो लोग आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं उनका तो डेटा डिजिटलाइज हो जाएगा, यानी कि उनकी पूरी मेडिकल जानकारी एक कार्ड में दर्ज हो जाएगी। आधार की जानकारी के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी उनके सारे रिकॉर्ड्स, स्वास्थ्य संबंधी उनकी सारी हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, सब कुछ उस कार्ड में होगी। और निश्चित रूप से सीमित तौर पर अगर देखें तो उस जानकारी का बहुत फ़ायदा उनको मिलेगा, यानी कि कभी भी इमरजेंसी की स्थिति में सिर्फ उनका वो कार्ड और वो यूनिक नंबर डॉक्टर को लगभग उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री उनके सामने ला देगा, तो डॉक्टर को इलाज करने में सहूलियत होगी। लेकिन इसका दूसरा पक्ष देखें, इससे स्वास्थ्य के या इलाज की गुणवत्ता पे क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत फ़र्क पड़ेगा। हिंदुस्तान करीब 135 करोड़ से ज़्यादा लोगों की आबादी वाला देश है। आज जो हालात हैं पिछले कुछ महीनों के कोविड-19 संक्रमण के बाद, उसमें निश्चित रूप से बड़े पैमाने पे लोगों के पास रोज़गार के साधन ख़त्म हो गए हैं। लोग अपने दैनिक काम से उनको मुक्ति मिल गई है। लॉकडाउन ने लगभग लोगों को हर क्षेत्र में परेशान कर दिया है। ऐसे में उनके पास फ़िलहाल इतनी आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है कि वो किसी निजी कंपनी या किसी निजी अस्पताल में जाकर बेहतर इलाज करा सके। कोरोना संक्रमण के इस काल में सरकारी अस्पतालों की भी पोल पट्टी सामने आ चुकी है, यानी सरकारी अस्पतालों की जो स्थिति है उससे भी लोगों ने देख लिया है। कुछ महानगरों की बात छोड़ दें तो लगभग सभी राज्यों में जो जिला स्तर के अस्पताल हैं उसकी हालत खस्ता है। रोज़ाना सोशल मीडिया पर आप ऐसी खबरें देख सकते हैं। सरकारी माध्यम और ख़ास करके जो प्रचलित संचार माध्यम हैं, जो सूचना के माध्यम है, जो टेलीविज़न नेटवर्क हैं, उन पर ये खबरें नहीं आती, क्योंकि उसकी अपनी वजह हैं। ख़ास करके टेलीविज़न चैनल कौन सी खबरें दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं और उसमें उनकी क्या मजबूरियां हैं, ये सब आप समझ रहे हैं। तो दोस्तों, ये पृष्ठभूमि है और इस पृष्ठभूमि में आपको डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट की बात की जा रही है, तो आप अंदाज़ा लगा लें। एक छोटी सी बात मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ। अभी यूनिवर्सल हेल्थ की बात चल रही है। यूनिवर्सल हेल्थ का मतलब है कि अगले 2030 तक सबको स्वास्थ्य देने का संकल्प है। ये WHO का संकल्प है और पिछले साल यानी 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट जारी करते हैं और उन्होंने थीम रखा था, हर वर्ल्ड हेल्थ डे को हर साल वो एक थीम लॉन्च करते हैं और उस थीम में यूनिवर्सल हेल्थ की बात थी, यानी कि एक ऐसी योजना कि अगले 10 वर्षों में पूरे सबके लिए स्वास्थ्य सबके घर पे उपलब्ध कराई जाए, यानी कि सबके लिए सब जगह स्वास्थ्य, ये यूनिवर्सल हेल्थ प्लान का थीम है। आपको सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन बहुत अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको अभी से 20 साल पहले ले जाना चाहता हूँ। अगर आपकी स्मृति ठीक है, अगर आपकी याददाश्त ठीक है, तो आप याद कीजिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक नारा था, सन 2000 तक सबको स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD,
यानी 2000 तक सबको स्वास्थ्य। आज 20 साल हो गए, सबको स्वास्थ्य मिल गया। और यह नारा पूरी दुनिया के लिए था, भारत के लिए तो था ही। करोड़ों रुपए खर्च हुए थे, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन स्वास्थ्य की स्थिति में कोई बहुत बदलाव नहीं आया। अगर आंकड़े को आप देखेंगे तो 1990, 2000, 2010, 2020 क्रमशः आप 10-10 साल का अगर रिव्यू करेंगे तो स्वास्थ्य की स्थिति में कोई बहुत गुणात्मक बदलाव नहीं आया। होना तो ये चाहिए था कि लगभग सबको स्वास्थ्य मिल जाना चाहिए था। सबको स्वास्थ्य का मतलब होता है कि सब लोगों तक स्वास्थ्य की पहुंच हो, सब लोग डॉक्टर के जद में हों, सब लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर राष्ट्रीय स्तर के स्वास्थ्य केंद्र की जद में हों, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने सेहत के लिए उसको परेशान नहीं होना पड़े। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। नारे बदल गए, समय बदल गया। अब एक नए सिरे से एक नई बहस शुरू हो गई है। अब आइए डिजिटल हेल्थ की बात कर। डिजिटल हेल्थ से जुड़ी जो बात है उसमें मैं आपको 2-3 छोटी छोटी बातें याद दिलाना चाहता हूँ। इसमें एक सबसे कॉमन जो व्यक्ति हैं, जो फाउंडेशन है, वो है बिल गेट्स फाउंडेशन। बिल गेट्स फाउंडेशन आजकल स्वास्थ्य और शिक्षा पर बहुत ध्यान दे रहा है। लगभग तमाम ऐसी नीतियों में बिल गेट्स फाउंडेशन की एक अहम भूमिका है। मैं पहले आपको जिक्र करूंगा न्यूट्रिशन को लेकर। बिल गेट्स फाउंडेशन की भूमिका न्यूट्रिशन को लेकर ऐसे है, एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम था ग्लोबल अलायंस ऑफ न्यूट्रिशनल इम्प्रूवमेंट, यानी कि गावी, माफ कीजिएगा, गेन, GAIN, यानी कि ग्लोबल अलायंस ऑफ इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन। इस फाउंडेशन की ये चिंता थी कि लगभग छोटे बच्चे, गर्भवती माताएं, दूध पिलाने वाली माताएं, इन सब के शरीर में विटामिन की बहुत कमी है और इसको अलग से एडिशनल दवा देकर, एडिशनल न्यूट्रिशनल वो उपलब्ध कराकर पूरा करना बहुत जरूरी है। इसके पीछे की जो संकल्पना थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने एक्सेसिव पॉवर्टी को रोग माना था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि अत्यधिक गरीबी एक रोग है। गरीबी को खत्म किए बगैर ये न तो लोगों को स्वास्थ्य उपलब्ध कराया जा सकता है, इसलिए गरीबी को खत्म करना एक प्राथमिकता माना गया था। अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि ये गरीबी खत्म करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ही WTO के साथ मिलकर एक अलग से सजेशंस दिया था। उस सजेशंस का नाम था कि जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों के लिए उनके गरीबी खत्म करने के लिए वो इन्वेस्ट करें। उसका नाम दिया गया था इन्वेस्टिंग इन हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य में निवेश करना चाहिए। अब निवेश करना चाहिए और स्वास्थ्य के नाम पर लोगों को मदद करनी चाहिए, दोनों में फर्क है। निवेश कौन करेगा? जाहिर है कोई पूंजीपति, जाहिर है कोई बड़ी कंपनी। और उस निवेश के नाम पर ये इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन की बात आई और उसमें एक बहुत बड़ा बजट हुआ। अभी रिसेंटली बिल गेट्स फाउंडेशन की जो अहम भूमिका है वो वैक्सीन्स को लेकर है। आपको मालूम है ये दौर कोविड-19 संक्रमण का दौर है और पूरी दुनिया में एक सेंसिटाइज कर दिया गया है कि बिना वैक्सीन्स के ये बीमारी जा नहीं सकती। 7.5 अरब रुपए का इन्वेस्टमेंट है वैक्सीन्स बनाने में। अब उसकी एक अलग उसका गणित अलग है, उसकी राजनीति भी अलग है। रसिया की वैक्सीन्स आ गई है लेकिन WHO उसको मान नहीं रहा है। बाकी तमाम देश अपने अपने वैक्सीन्स बनाने में लगे हुए हैं, हिंदुस्तान भी लगा हुआ है। हिंदुस्तान में लगभग 3 वैक्सीन्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो ट्रायल के अंतिम चरण में है और उम्मीद है कि 2021 के पहले तिमाही में वो वैक्सीन्स आ सकती हैं। खैर, इन सब चीज़ों के पीछे जो डिजिटल हेल्थ की संकल्पना है उसको आप जोड़ कर देखिए। जाहिर है कि ये सारे डेटा जो आपका डेटाबेस है, आपके सेहत से जुड़े हुए, आपके आधार में जो आपके सामान्य जानकारियां हैं, इन सब का डेटाबेस इन कंपनियों को दिया जाएगा और ये कंपनियां उसका इस्तेमाल करेंगी। निश्चित रूप से आने वाले समय में आप एक कमोडिटी के रूप में, आप एक प्रोडक्ट के रूप में इन कंपनियों के लिए होंगे। यानी कि ये कंपनियां आपकी हेल्थ प्रोफाइल को देखकर आपके लिए पैकेज तैयार करेगी। अब वो पैकेज आपको खरीदना होगा। आपको मालूम है ये निजीकरण का दौर है। निजीकरण के इस दौर में अगर आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ ले सकते हैं। और जाहिर है कि आज जो समय चल रहा है और अभी जो परिस्थितियां खड़ी हो गई हैं जिसमें आर्थिक रूप से हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि अगले कुछ वर्षों तक तो मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखती।
ऐसे में स्वास्थ्य के निजीकरण का लोगों के स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ेगा, इसकी कल्पना करके मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप अगर समझ सकते हैं, आपको अगर मेरी बात समझ में आ रही है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि डिजिटलाइजेशन जो स्वास्थ्य सेवाओं का होगा, लोगों के हेल्थ संबंधी डेटा को डिजिटल कार्ड के रूप में जो हम दर्ज करेंगे, उसका फ़ायदा हमसे ज़्यादा उन कंपनियों को होगा जो इस तरह की योजना में बहुत शिद्दत से लगे हुए हैं। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको यही आगाह करना चाहता था कि यदि हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य का बुनियादी हक हमको मिले, तो डिजिटलाइजेशन से पहले सरकार से हमें ये मांग करनी चाहिए कि वो स्वास्थ्य सेवाओं को सभी व्यक्ति के लिए, एक आम व्यक्ति से लेकर खास व्यक्ति तक, उसको सुनिश्चित करें कि सबको स्वास्थ्य निःशुल्क सरकार उपलब्ध कराएगी। और जब ये चीज़ें उपलब्ध हो जाएं, तो उसके बाद फिर हम डिजिटल हेल्थ की बात कर सकते हैं, हम इसके गुणवत्ता की बात कर सकते हैं।